हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा बोर्ड का टारगेट बैच चल रहा है, इसमें बहुत जितना भी इम्पोर्टेंट सिलेबस है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बच्चों को कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं जो लेकर आया हूँ वो लेकर आया, आप लोगों ने टॉपिक भी देख लिया होगा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो आज हम बायो के इम्पोर्टेंट जो भी जितने भी टोटल जो डायग्राम्स हैं वो हम कवर कराने वाले हैं। ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं कि बायोलॉजी में आपके 10th क्लास में जो आपका बायो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कुल 10 से 15 इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको करने हैं। ठीक है, तो आप लोग उसे कवर करेंगे आराम से। ठीक है, चलिए, तो मैं बुक से ही आपको कराने वाला हूँ, NCERT की बुक से। उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छे भी हैं। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग निकाल लीजिएगा, मैं पेज नंबर ही बताता जाऊँगा आप सभी को और वो टॉपिक क्लियर कराता जाऊँगा। ठीक है बेटा, चलो। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, आपको पता ही है, बायो का पहला चैप्टर है कौन सा, लाइफ प्रोसेस। चैप्टर नंबर 6 निकाल लेंगे सभी लोग, जिसके इंपॉर्टेंट डायग्राम मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो लाइफ प्रोसेस का सबसे पहला जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला, जो दे रखा है ना, स्टोमटा वाला जो डायग्राम है। कौन सा, स्टोमटा वाला, जिससे क्या करते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स। ठीक है, स्टोमटा के द्वारा, आपको पता है गार्ड सेल्स उसमें अंदर होती हैं। ये वाला जो डायग्राम दे रखा है ना, सभी को दिख रहा होगा। तो सबसे पहला जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपको क्या करना है, ये वाला जो दे रखा है ना, ये ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला डायग्राम। दूसरा जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूं मैं। ये जो ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनल वाला डायग्राम है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे पूछता है, ठीक है, कभी कभार पूछ देता है, लेकिन आपसे कभी कभी ऐसा होता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है कि आपको डायग्राम बना के दे देगा, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स को लेबल्ड कर देगा वो। ठीक है, तो आपको पूछेगा आपसे कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो आपके लिए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल डायग्राम है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी करके जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं वो आपको हम कवर कराने वाले हैं आज, ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो ये पेज नंबर 99 पर दे रखा है, जो NCERT बुक है उसमें ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो वो वाला आप कवर कर देंगे। तो 2 डायग्राम हो गए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड डायग्राम की बात करते हैं, तो इसी में ह्यूमन का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम, वैसे ये पूछता नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, क्या नहीं करता, ये पूछता नहीं है, आपसे बनवाता तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आप सिर्फ इसका लेवल्ड डायग्राम याद कर लेना। ठीक है, आपको बनवाने के लिए नहीं पूछेगा शायद। ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि ये आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये देख लेना है एक बार जाते हुए। ठीक है, ये इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये जो सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट दे रखा है ना, ये करके जाएंगे। आपको जो ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है ये वाला, पेज नंबर 106 पर ये वाला डायग्राम दे रखा है ना, सभी को, सभी लोग देखेंगे, NCERT की बुक ही है। तो पेज नंबर 106 पर ये जो दे रखा है, फिगर नंबर 6.10। ठीक है, तो इसका सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट ये बना लेंगे आप। स्कीमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार आपसे पूछ दे, सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो ये वाला डायग्राम आप करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ दे, बहुत बार पूछता है ह्यूमन का जो ब्लड सर्कुलेशन का, पहले किस में आएगा, पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर कहाँ जाएगा, समझ रहे। तो ये सारा आपको कवर होना चाहिए, आपके दिमाग में बात होनी चाहिए क्लियर। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इसके बाद
नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम दे रखा है ह्यूमन बीइंग्स का, पेज नंबर 110 पर दे रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 6.13 एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें, इसे पूछता पता है, या तो आपसे नेफ्रॉन के बारे में डायग्राम पूछ देगा, 5th डायग्राम लिख भी लेते हैं फिर बताते हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है 111 पेज पर ही है, स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन आपको पता है किडनी की यूनिट होती है, ठीक है, सेक्शनल यूनिट क्या है किडनी की, तो वो क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। अब अगर मैं जो बता रहा था आपको कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से या फिर नेफ्रॉन से, दोनों में से कोई एक डायग्राम आपसे पूछेगा, या तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछ, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज से रिलेटेड है, ठीक है, दोनों एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, आपको पता ही है। तो या तो आपसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बनवाएगा जो किडनी वगैरह वाली, यूरेटर्स वगैरह, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा वगैरह जो डायग्राम है, ये वाला पेज नंबर 6.13 पर जो दे रखा है। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो नेफ्रॉन का है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक आपसे पूछता है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो यहां तक ये तो थे आपके लाइफ प्रोसेस के, ये 5 डायग्राम है लाइफ प्रोसेस के। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 पर आएंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बायो का 2nd चैप्टर है, ठीक है, और एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है। तो अब वो कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वो मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो पेज नंबर 115 पर दे रखा है, पेज नंबर 115 पर दे रखा है किसका डायग्राम, किसका डायग्राम, डायग्राम ऑफ न्यूरॉन बेटा, किसका, न्यूरॉन कह लो, या फिर उसे नर्व सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, नर्व सेल भी बोलते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और कंफ्यूजन मैं आपकी दूर किए देता हूं फिलहाल, ठीक है, कि बहुत से बच्चे नेफ्रॉन और न्यूरॉन इसमें कंफ्यूज रहते हैं, दोनों बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये किडनी की यूनिट है, समझ रहे हैं, और ये न्यूरॉन कहां पाई जाती है, कहां पाई जाती है, जब बात किसी के मोटर न्यूरॉन वगैरह, रिले न्यूरॉन वगैरह, तो ये न्यूरॉन ही हमारी बॉडी का कंट्रोल करती है, और ये तो नेफ्रॉन बेटा, ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में होती है। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि न्यूरॉन और नेफ्रॉन कहीं सेम तो नहीं है। अरे कैसे हो जाएगी बेटा, नेफ्रॉन किडनी की यूनिट है और न्यूरॉन आपको पता ही है नर्व सेल होती है, तो दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस बात में कंफ्यूज ना रहे। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, मैं पढ़ाता हूँ बहुत से बच्चों को, तो मैंने देखा है कि वो नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूजन रहती है उनके। उनसे पूछो ना किडनी की यूनिट क्या होती है, तो वो न्यूरॉन बता देते हैं कभी कभी गलती से, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। अब तक आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन का अच्छे से डायग्राम इंपॉर्टेंट होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, ठीक है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन तो मोस्टली हर बार पूछता ही है, और नेफ्रॉन में, इसमें नेफ्रॉन और एक्सक्रीटरी सिस्टम में से कोई आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके बाद डायग्राम पेज नंबर 115 पर दे रखा है एनसीईआरटी का, आप लोग देख सकते हैं, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल कह सकते हो इसे, ठीक है। नेक्स्ट जो डायग्राम है पेज नंबर 117 पर, बहुत ज्यादा पूछता है ये सवाल, ठीक है। तो आप लोग रिफ्लेक्स आर्क का, आपको पता ही है रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में है। तो रिफ्लेक्स आर्क का आप डायग्राम देख कर जाएंगे, देख कर क्या बना कर जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है ना कि रिफ्लेक्स आर्क का मतलब कि कभी कभी आप अचानक से, मान लो आपका हाथ जल जाए, आपको पता भी ना चलो, तो आप एकदम क्या हो जाते हैं, आपका हाथ एकदम अपने आप से उठा लोगे, आपने भले ही ना देखा हो, लेकिन अगर वहाँ टच हो रहा है तो आप हटा लेते हो। तो इसका मतलब आपकी बॉडी ने सेंस किया, आपकी स्किन से सेंस किया, हाँ या ना, ठीक है। तो इसके दिमाग में वो आपके ब्रेन तक जाएगा मैसेज, तब जाके उसे, तो बहुत मिनी सेकंड्स में काम होता है। तो इस प्रोसेस को जो बोलते हैं हम, वो रिफ्लेक्स, एकदम अचानक से कोई चीज़ होना और आप रिएक्ट करें, तो वो आपको पता है कि रिफ्लेक्स, इसमें दिखा भी रखा है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो पेज नंबर 117 पर दे रखा है, आप लोग इस डायग्राम को करके जाएंगे रिफ्लेक्स आर्क का, ठीक है। अब ह्यूमन ब्रेन की बात की जाए तो ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन रेयर कंडीशन में पूछेगा, ठीक है। आपसे पार्ट पूछ सकता है मेरे हिसाब से,
ठीक है, तो आप ना भी करें तो ठीक है, पर चलिए इसे भी डाल लेते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 118 पर है, बट ये बहुत कम पूछता है ह्यूमन ब्रेन वाला जो है। ठीक है, हाँ आपसे ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूछ सकता है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, पर अगर पूछे तो आप डायग्राम बना के ही आएंगे। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, पर ये जो डायग्राम है जो ऊपर जो इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने, स्टोमेटल ये भी पूछ लेता है, स्टोमेटल ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर पूछ लेता है कभी कभी डायग्राम। ठीक है, ये वाला ह्यूमन हार्ट वाला इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन वाला इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है, पर सीबीएसई बहुत रेयर कंडीशन में ब्रेन का डायग्राम बनवाती है। ठीक है, चलो तो ये वाला डायग्राम वैसे आप करके जाएंगे, अच्छा डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ह्यूमन ब्रेन भी कर लेंगे आप। ठीक है, कभी कभी हो सकता है आपसे अगर पूछ भी दी कि ब्रेन के बारे में एक्सप्लेनेशन कीजिए, पूरा एक्सप्लेन कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट डायग्राम पर आते हैं। इसके बाद कौन सा डायग्राम होगा, तो वो है आपका डायग्राम, तो ये तो इसमें तो लाइफ ये जो क्या कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसमें तो इतने ही इंपॉर्टेंट थे। अब जो एक मेन चैप्टर आ रहा है वो है रिप्रोडक्शन वाला, जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चैप्टर 8 या फिर बायो का 3rd चैप्टर कह सकते हो आप। इसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम है बाइनरी फिजन इन अमीबा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किस तरीके से डॉटर सेल्स जो हैं वो कैसे सेपरेट हो जाती हैं, आपको पता है अमीबा का जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस जो कैसे सेपरेट हो जाता है, मतलब ये कि इनमें क्या हो रहा है, इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो फिजन होता है, टूट रहे हैं वो, तो देखो आपको दिख रहा है ना, तो पेज नंबर 129 पर फिगर नंबर 8.1 का ए वाला डायग्राम बाइनरी फिजन एंड अमीबा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप करके जाएंगे। ठीक है बेटा, बाइनरी फिजन एंड अमीबा ये आप करके ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, और इंपॉर्टेंट है और छोटा डायग्राम है। बस आपको क्या करना है, पहले न्यूक्लियस को आपको धीरे धीरे सेपरेट करते हुए दिखा देना, फिर 2 डॉटर सेल्स में आपको उनको क्या कर देना है, ब्रेक डाउन कर देना है, फिजन कर देना है, तो ये बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप करके ही जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके 9 डायग्राम्स हो गए यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आगे करते हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट का ज़माना है, लिखने की ज़रूरत अगर नहीं भी, जिसने लिख लिया वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इन डायग्राम्स को आपको करना भी ऐसा नहीं अगर लेके बैठ गए बस भैया ने करा दिए एग्जाम के टाइम पे, अभी से करोगे बेटा। अगर आप एक डायग्राम एक दिन में बनाओगे ना, तो 15-16 डायग्राम अच्छी तरीके से लिखते हैं, ऐसा नहीं कि लपेटे जा रहे हैं बस। ठीक है, तो वो आपके लिए कवर हो जाएगा और फिर आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो 9 डायग्राम्स इसके करवा दिए मैंने, हो गया आपका। चलिए अब करवाते हैं नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया बाइनरी फिजन अमीबा का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा सा डायग्राम है और लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे कवर करके जाएंगे। आपसे इस तरीके से MCQs वगैरह पूछ दे और ऑप्शन दे दे आपको 4 कि फिजन किसके अंदर होती है, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो आपको एक अमीबा दे दे, बाकी 3 आपको अलग डिफरेंट दे दे, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं कि अमीबा ही होगा जिसमें बाइनरी फिजन हो रही है। ठीक है, बाई का मतलब समझ रहे हो ना, 2 पार्ट में बट रहा है, तो बाइनरी फिजन। ठीक है बेटा, फिजन मतलब आपको पता ही है क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ना। ठीक है, टूटना होता है, तो अब तुम्हें पता ही है क्योंकि ये कैसे हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब यूनिसेलुलर आपको पता ही होगा क्या होता है, जो सिंगल सेल से बने होते हैं। क्या बने होते हैं बेटा, जो सिंगल सेल से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और बाकी सारे एनिमल्स वगैरह जो है, जो हम ह्यूमन बींग्स जो वो सारे कैसे मल्टी सेलुलर है, क्योंकि ये सिंगल सेल से तो बने नहीं है। अमीबा वगैरह हो गए, ये क्या कहते हैं लेसमानिया वगैरह हो गए, हाइड्रा वगैरह हो गए, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो क्या होते हैं बेटा, कैसे होते हैं, वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। 9 डायग्राम्स हो चुके हैं, 10th जो डायग्राम होगा वो होगा चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन डायग्राम्स पर। इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा मेन डायग्राम है, कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर।
बड़े छांट छांट के लाए हूँ आपके लिए डायग्राम, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जो फ्लावर का जो डायग्राम है आपको बताना है, आपको सही से करके आना है। इसमें आपसे एक्सप्लेनेशन पूछता है, डायरेक्टली पूछता है, उसमें आप क्या करेंगे डायग्राम। एक बात और याद रखना बेटा, कहते हैं ना केमिस्ट्री में रिएक्शन, फिजिक्स में फॉर्मूले, और बायो में जो है ना वो डायग्राम काम आते हैं, बस पूरी साइंस खत्म। समझ रहे हैं? अगर आपको केमिस्ट्री में रिएक्शन से याद है, आप पूरी केमिस्ट्री कवर कर लेंगे। अगर आपको फिजिक्स में फॉर्मूले याद हैं, कॉन्सेप्ट याद है, आप पूरी फिजिक्स कवर कर लेंगे। अगर आपको बायो में डायग्राम याद है तो आपको पूरी प्रोसेस याद है, आप सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो 10th डायग्राम जो है, जो फ्लावर का, जो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावर्स में, पता है ना आपको, तो वो आपको उसका एकदम लेबल्ड डायग्राम सही से याद करके जाना है। और एक बार प्रैक्टिस, एक बार नहीं मैं तो कहूँ 10-10 12 प्रैक्टिस कर लेना एक डायग्राम की बना के, और इसकी तो करके ही जाना, क्या पता यही पूछ दे आपके नसीब में ही हो, क्योंकि ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है बेटा। तो आप इसको कवर करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 134 पर दे रखा है, आपको पता होना चाहिए कि स्टाइल वगैरह क्या है, क्या कहते हैं, जो मेल पार्ट है वो कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टेमन वगैरह आपको पता ही है, पिस्टल वगैरह कौन सा पार्ट ह्यूमन है, कौन सा मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट है। तो ये आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट है फ्लावर का, आप करके जाएंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है जर्मिनेशन ऑफ पोलेन ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पर जो है वो पोलन का जर्मिनेशन कैसे होता है, वो आपको डायग्राम पेज नंबर 135 पे दे रखा है, फिगर नंबर 8.8, ठीक है। ये वाला डायग्राम येलो कलर का दिखा रखा है ना, तो ये आपको करके जाएंगे, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, ठीक है बेटा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ऐसे आप कवर करेंगे। 11 डायग्राम हो चुके हैं। नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की। तो ह्यूमन बीइंग्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों ही आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पेज नंबर 137 पर दोनों दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक ना एक तो आएगा ही, दोनों में से जो आपको दे दे गारंटी के साथ कह रहा हूं एक डायग्राम आपके लिए आएगा ही, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, दोनों में से कोई एक ना एक तो उसे डालना ही डालना है। तो आप दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं, आप करके जाएंगे। फिगर नंबर 8.10 भी और फिगर नंबर 8.11 भी, ठीक है बेटा। तो ये वाला आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई पेपर नहीं है 10th का जिसमें ये क्वेश्चन, ये डायग्राम ना आया हो, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी में कर दें, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट डायग्राम कर लेते हैं इसे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये आपके हो चुके हैं 13 डायग्राम्स, ठीक है। 13 डायग्राम्स कवर हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक ना एक तो आना ही आना है, चांस नहीं बता रहा, आना ही आना है। ये कहीं ये सोच लें कि चांसेस हैं भैया कि आएंगे कि नहीं। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इस बार इवोल्यूशन तो आपको पता है डिलीटेड है, ठीक है। तो चैप्टर 9 का सिर्फ हेरिडिटी आपको पढ़ना है, जिसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम, एक तो आप ये वाला डायग्राम कर लेंगे क्योंकि ये आप एक्सप्लेन करेंगे, अगर आपसे पूछ देता है डायरेक्टली, ठीक है, कि इनहेरिटेंस वाला जो दे रखा है ये वाला, कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर उसकी टॉलनेस और शॉर्टनेस देखी जाती है, ठीक है, शॉर्टनेस कह लो और डॉफनेस कह लो, ठीक है। तो वो आप ये वाला डायग्राम बना के आएंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। एक तो ये वाला डायग्राम कौन सा, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स ओवर 2 जनरेशंस, तो ये के वाला डायग्राम। इसी का जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। फिगर नंबर 9.5 मार्क कर लेना। ये भले ही ना आए आपके लिए, ये भले ही ना आए, लेकिन ये आपसे पक्का ही पूछेगा, जिसका आपको पता है ना 9:3:3:3:1। जो मटर का जो दाने पर, मटर के दाने पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे ना, वो आपको करना है। ठीक है, तो फिगर नंबर 9.5, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स, शेप एंड कलर ऑफ सीड्स। तो ये वाला डायग्राम आप करके जाएंगे, पेज नंबर 145 पे दे रखा है, फिगर नंबर 9.5 है। ठीक है, तो ये वाला आप कर लेंगे, 15th डायग्राम है ये। इंडिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग गलत हो गई। इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस of two separate traits shape and color of seeds, क्योंकि इसमें दोनों चीज देखी गई थी। आपको पता ही है क्या क्या देखा गया था। एक तो कलर देखा गया था, आपको पता ही है कि येलो है या ग्रीन है, और कलर सॉरी शेप देखी गई थी क्या, कि रिंकल्ड है या राउंड है। ठीक है, और कलर देखा गया था कि येलो है या ग्रीन है। तो ये आपको इतने, ये रेशियो आया था 9:3:3:1। तो कितना बैठा था ये 9 और 9 और 7 कितना 16 बैठा था, है ना। तो ये आपको, ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। मैं करवा चुका हूँ, ये कवर करवा चुका हूँ, वैसे यूट्यूब पर नहीं करवाया है, पर ऑफलाइन कवर करवा चुका हूँ, तो बच्चों को ये आप सबको याद भी होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इजी भी है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे कवर कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस ये 1-2 डायग्राम थे। अब जो बात करते हैं ये वाला क्रोमोसोम्स वाला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये आपको क्रोमोसोम्स वाला डायग्राम तो आपको पता ही होगा, ये कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसे नहीं करवा रहा हूँ वैसे, बट आप लोग इसे बनाना आपको पता होना चाहिए। इवोल्यूशन आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कुछ 15 डायग्राम और देख लेते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन तो डिलीटेड है इस बार, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी मैं 1-2 डायग्राम और देख लेता हूँ, अगर होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपके जितने भी डायग्राम इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, पेज नंबर ये आवर एन 256। ये वाला डायग्राम है ना, एनवायरमेंट वाला, पेज चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, देख लेता हूँ कोई इंपॉर्टेंट है तो। चलिए, आपको जो है ना, वो आप लोग फूड चेन वाला जो दे रखा है ना, ठीक है, एक तो आपको ट्रॉपिक लेवल वाला डायग्राम याद होना चाहिए, ये वाला। ये आपकी ट्रॉपिक लेवल पूछ देता है तो आप इसे कवर करके जाएंगे, तो इसे आप डाल सकते हैं 16th डायग्राम में, ट्रॉपिक लेवल वाला। ठीक है, ये वाला डायग्राम, और ये फूड चेन वाला डायग्राम दे रखा है ना। वैसे आपको बनाने नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे डायग्राम बना खाएंगे, लेकिन आप इसे डायग्राम की तरह ही इनके नेम याद रखेंगे आप। ठीक है, अगर आपसे पूछता है फूड चेन क्या है, एक्सप्लेन करें। ठीक है, या फूड वेब क्या है, तो बहुत सारी फूड चेन को मिला के क्या बनती है, फूड वेब बनती है, पता है आपको, तो पता ही होगा। तो आप इनके नाम याद रखेंगे, लेकिन आपको डायग्राम इसी तरीके से शो करना होगा। ठीक है, जैसे पेज नंबर 258 पर दे रखा है, फिगर 15.1। तो ये आपको डायग्राम इसी तरीके से बना के आप जरूर, ये जो टाइगर है वहाँ टाइगर लिख सकते हो आप। ठीक है, जरूर नहीं आप टाइगर बनाने बैठ गए। यहाँ डियर दे रखा है तो डियर करेंगे, या प्लांट्स, यहाँ ये ट्रीज वगैरह दे रखे हैं तो आप ट्रीज करेंगे, प्लांट्स वगैरह करेंगे। तो ये आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप इसी तरीके से। ठीक है, आप भले इनके डायग्राम मत बनाना, लेकिन आप नाम जब लिखेंगे ना तो इसी तरीके से, ताकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से फूड चेन काम करती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके बायो के 15 या 16 डायग्राम थे, 15 ही मान के चलें। ठीक है,
क्योंकि जो डायग्राम इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट थे, बाकी ये ट्रॉफिक लेवल का तो इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके बायो के टोटल सोचो कुल आपके 15 से 16 डायग्राम ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। ओनली 15 to 16 डायग्राम्स। 16 डायग्राम्स क्या होते हैं, अगर आप एक दिन का एक भी डायग्राम करें तो 16 डेज में आप कवर कर लेंगे एक डायग्राम से। लेकिन ये डायग्राम आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए, ऐसे आपकी प्रैक्टिस में आ जाने चाहिए। आप चाहते स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ठीक है। तो ये आपके लिए इस तरीके से चुटकियों में आपको याद होना चाहिए कि आपसे पूछे ना कोई कि ये वाला पार्ट कहाँ पर है इस वाले डायग्राम में, क्या कहते हैं, कोई आपसे पूछ दे स्टिग्मा कहाँ पर है, स्टाइल कहाँ पर, तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ जानी चाहिए एकदम कि हाँ ये तो यहाँ पर थी, सेपल पेटल यहाँ पर थे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको पता होना चाहिए एकदम। कोई आपसे पूछे यूरेटर्स कहाँ है तो आपको कवर ध्यान आ जाना चाहिए कि हाँ यूरेटर्स तो यहाँ था, यूरिनरी ब्लैडर आपको पता होना, यूरेथ्रा आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में, जैसे कोई पूछे आपके क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में वो चीज़ आ जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि आप अपना टाइम बचा नहीं है। एक वीडियो में लाने वाला हूँ कि 30 डेज में आप कैसे सारा सिलेबस कवर करेंगे, और लास्ट टाइम पर आपको क्या पढ़ना है वो आज 2-4 दिन में 15 के समथिंग वो वीडियो आ जाएगी आज, ठीक है। तो 15 तारीख तक मैं लाने वाला हूँ उसको, ठीक है, 15 जैन तक। तो तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। मैं लाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको 30 डेज में आपको स्टडी, जो लास्ट टाइम की जो स्टडी है वो कैसे कवर करनी है, ठीक है। तो इस 16 डायग्राम्स हैं आपके लिए बायो की, इसमें आपकी पूरी बायो, इसके बाद आप कोई भी डायग्राम मत देखना, मेरी गारंटी है कोई भी डायग्राम इससे बाहर से नहीं आने वाला। तो सोचो आप 16 डायग्राम्स नहीं कर सकते, पूरी बायो कवर इसमें ही हो जाएगी। अगर आपको डायग्राम्स पता है ना सही से, देखो आप, मैं एक और बात बता दूं, अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना 4 से 5 नंबर के जो आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज़ बोली है बायो का डायग्राम कह रहा हूं मैं, तो आप लोग उसमें डायग्राम बनाएंगे ही बनाएंगे, पक्का वो आपसे डायग्राम पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो वो आपको कवर होना चाहिए, ये नहीं कि बस उसने कहा एक्सप्लेन करो, ठीक है, डिस्कस अबाउट तो आप क्या करते बस उसके बारे में लिखते हुए चले आए, वो नंबर नहीं देगा उसे। अगर उसे डायग्राम दिख गया ना तो आधे से ज़्यादा नंबर तो वहीं दे देता है। अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है ना तो 2 से 2.5 नंबर तो वो डायग्राम की दे देगा आपको, अगर आपको डायग्राम अच्छे तरीके से आता है तो, अगर आपने अच्छी तरीके से शो किया है तो, ठीक है। तो डायग्राम आपको सही से प्रैक्टिस में होने चाहिए। ये 15 से 16 डायग्राम है, 15 to 16 डायग्राम आपको पता ही है, 2 से 4 दिन में भी आप कवर कर सकते हो। बाकी आपको पता ही इतना सिलेबस है वो आपको पढ़ना ही है। तो मैं जो 30 डेज़ वाली जो वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, 15 या 16 में डाल दूंगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि अब लास्ट टाइम पर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, ठीक है बेटा। चलो, और बाकी आपको पता ही है कि ठंड थोड़ी पड़ रही है, तो आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और वही जो हर बार कहते हैं कि मेहनत में लगे रहिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। 15 से आपकी डेट शीट वगैरह सब अब तो क्लियर ही है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में कि क्या डेट शीट चेंज होगी, अगर हुई तो वो देखा जाएगा, वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि डेट शीट चेंज हो, ठीक है। तो अभी आपको जो आपको बताया जा रहा है, जो मेहनत आपको करनी है वो लगे रहिए मेहनत में, ठीक है। और अपना सिलेबस जल्दी कवर कीजिए। आप ये सोचिए कि आप 3 से 4 बार रिवाइज कर चुके हो उस चीज़ की, क्योंकि डेट शीट में आपको पता ही है, चाहे 10th की हो चाहे 12th की हो, आपको बहुत कम गैप मिला है। किसी किसी में तो 1 दिन का ही गैप मिला है, 2 दिन का गैप, बस इससे ज़्यादा आपको गैप नहीं दिया गया है, ठीक है। तो वही कि आप लोग मेहनत में लगे रहिए, गैप कितना बचे, अगर आप प्रैक्टिस में अभी से रहेंगे तो आपको तब प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम्स के टाइम पे, ठीक है। फिर आप बस यह है कि आपको पलटना पड़ेगा, बस आपको रिएक्शन शायद होंगे, बस आप देखते ही आप कहेंगे चलो चलो हो गया होगा। तो वही उतना ही टाइम होता है, रिवीजन का ही टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ प्रैक्टिस करके देखें एग्जाम्स के टाइम में, तो नहीं। तो अभी ही टाइम है, जो भी टाइम हो वो अभी पढ़ने वाला है। उस टाइम पर तो सिर्फ आपका क्या होता है, सिर्फ देखने का टाइम होता है, प्रैक्टिस का टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हेल्थ पर ध्यान रखिए, कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।